हेलो साथियों, नमस्कार। मैं नवनीत मिश्रा स्वागत करता हूँ एक बार फिर आपके अपने चैनल एग्जाम सिटी में। सभी का स्वागत है और बहुत बहुत अभिनंदन है। सभी को नमस्कार, गुड आफ्टरनून। समय हो रहा है आपका 12 बज रहा है। ठीक है, तो जो क्लास होती है सामाजिक अध्ययन की 12 बजे, तो वही क्लास है ये। तो आज की टॉपिक में चर्चा करेंगे आर्थिक स्थिति के बारे में, धार्मिक स्थिति के बारे में मौर्य काल की। और मौर्य काल का जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, उनके प्रारंभिक जीवन कैसा रहा, उनका जीवन चरित्र कैसा रहा, उसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो पहला टॉपिक आपका जो है विभिन्न आर्थिक स्थिति कैसी रही, इकोनॉमिक कंडीशन कैसी रही, इस पर चर्चा करेंगे। विभिन्न स्रोतों से यह ज्ञात होता है कि मौर्य काल आर्थिक गौरव का युग था। राज्य की अर्थव्यवस्था और वाणिज्य व्यापार पर आधारित थी। जो राज्य की अर्थव्यवस्था थी वह वाणिज्य के व्यापार पर आधारित थी, जिनको सम्मिलित रूप से वार्ता कहा जाता था। क्या कहा जाता था? वार्ता। यहाँ एक नंबर क्वेश्चन बनता है कि आर्थिक जो व्यवस्था थी मौर्य काल में, उसे सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता था? तो क्या कहा जाता था? वार्ता। ठीक है, अब बात करते हैं कृषि की। मौर्य काल में भी अधिकांश जनता गांव में ही रहती थी। इसका प्रमुख व्यवसाय कृषि था, क्योंकि भारत का जो प्रधानता रही है वो कृषि के ऊपर रही है। तो प्रमुख व्यवसाय जो रहा है वो कृषि रहा। ठीक है, कृषि व कृषकों की सुरक्षा का राज्य की ओर से उचित प्रबंध किया जाता। जो कृषि थी और वहाँ के जो कृषक कृषि करते थे, उनकी जो व्यवस्था और उनकी सुरक्षा होती थी वो राज्य की ओर से की जाती थी। ठीक है, भूमि को उपजाऊ बनाने के लिए खाद्य का प्रयोग किया जाता था, तो सिंचाई की व्यवस्था की जाती थी। यह उचित प्रबंध किसकी तरफ से किया जाता था? राज्य की तरफ से। यह सब प्रबंध राज्य की सरकारें या जो राज्य करता था उनकी तरफ से इसका प्रबंध किया जाता था। ठीक है, क्लियर? तो मुझे लगता है आई होप सब कुछ क्लियर हो रहा होगा। तो दूसरा आपका जो है पशुपालन, क्योंकि जो व्यवसाय था उसमें कृषि और कृषि के बाद पशुपालन, क्योंकि यह एक कृषि से ही संबंध था। ठीक है, संबंधित जो भी व्यवसाय हुए लगभग कृषि से संबंधित थे उस समय। तो पशुपालन क्या था? मौर्य काल का प्रमुख व्यवसाय कृषि के अतिरिक्त पशुपालन था। पशुओं के लिए चारागाहों की उचित व्यवस्था थी। ठीक है, राज्य की ओर से भी पशुओं की सुरक्षा और इसकी व्यवस्था राज्य की होती थी। ठीक है, तो और तीसरा आपका जो पॉइंट है वो आता है वाणिज्य व्यापार। इसके बारे में जरूर समझेंगे। मौर्य काल में वाणिज्य एवं व्यापार की उन्नति हुई, क्योंकि मौर्य काल बढ़ गया था। वहाँ पर जो राजनीतिक एकता थी, शक्तिशाली का केंद्र और विभिन्न शिल्पों को प्रोत्साहन मिलने लगा था उस समय। तो वाणिज्य व्यापार बढ़ रहा था। मौकालीन राजनीति एकता तथा शक्तिशाली केंद्र ने विभिन्न शिल्पों को प्रोत्साहित किया। सूत कातने व बुनने का उद्योग मौर्य युग में ही प्रमुख था। जो सूत कातने, ठीक है, और बुनने का जो काम था वो मौर्य युग में प्रमुख काम माना जाता था। ठीक है, प्रशासनिक सुधार के साथ व्यापारिक सुविधाएं और व्यापार का पोषण करने के लिए शिल्प जो छोटे छोटे उद्योग थे वो बनाए गए थे। मैगस्थनीज जिन्होंने भारत वर्णन किया है, ये दार्शनिक थे उस समय के। और भारत में विभिन्न धातुओं की खानों व खनिजों का व्यापार भी अपनी पुस्तक में दर्शाया है। इन्होंने अपनी पुस्तक में जो विभिन्न धातुएं थी, वहाँ की खानें थी और खनिजों का जो व्यापार होता था उसके बारे में भी दर्शाया है। साथ ही अगर बात करें तो काशी, वंग, पुंड्र, कलिंग व मालवी जो सूती वस्त्र के प्रमुख केंद्र माने जाते थे उस समय के। ठीक है, वहाँ आभूषण, बर्तन, युद्ध के लिए अस्त्र व मुद्राएं आदि के निर्माण इसी काल में किया जाता था। तो व्यापार के लिए, वाणिज्य व्यापार के लिए यह मौर्य काल प्रधानता थी। वहां पर इसके लिए विभिन्न तरीके से कार्य किया जाता था। अगर बात करते हैं धार्मिक स्थिति की, तो रिलीजियन कंडीशन कैसी थी वहाँ की, ये देख लेते हैं। मौर्य काल में ब्राह्मण धर्म की प्रधानता थी, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि कौटिल्य भी ब्राह्मण थे। तो वहाँ पर जो जब गुप्त काल चंद्रगुप्त मौर्य का शासन काल आया, तो उन्होंने ब्राह्मण धर्म की प्रधानता की, ब्राह्मण धर्म को ज़्यादा अच्छी तरह से माना। राजा, सेठ व जनता ब्राह्मण धर्म का ही पालन करती थी। ठीक है, तथा पुरोहित द्वारा निर्देशित मार्ग का पालन करती थी। जो वहाँ के उनके दरबार के पुरोहित होते थे, उनके द्वारा ही निर्देशित मार्ग का पालन करती थी। अशोक के बौद्ध धर्म ग्रहण करने से पूर्व समाज में वैदिक यज्ञों का प्रचार था। ठीक है, जो अशोक के जब बौद्ध धर्म ग्रहण नहीं किया था, ठीक है, बिंदुसार के बाद, वहां पर तब तक वैदिक यज्ञों का प्रचार प्रसार था। अर्थशास्त्र में मूर्ति पूजा का भी उल्लेख मिलता है। ये मैंने पॉइंट हाईलाइट कर दिया है। इसको भी आप लोग अगर नोट्स बना रहे हों तो अपनी उसमें हाईलाइट करके रखें। और अगर नहीं बना रहे हैं तो इसका टेलीग्राम पर लिंक दे दूंगा, तो वहाँ से आप नोट्स प्राप्त कर सकते हैं और बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी कर सकते हैं। लेकिन प्रतिदिन आपको लाइव आना है, और जो टाइमिंग दिया गया है उसको, वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो उसको जरूर देख लीजिए, जिससे आपको बेहतर तरीके से तैयारी करने में आसानी होगी। ठीक है, अब आते हैं आगे कि अशोक के शासनकाल में ब्राह्मणों, श्रमणों के अतिरिक्त तीन अन्य संप्रदाय थे। एक तो आपका हो गया ब्राह्मण और दूसरा हो गया श्रमणों।
ठीक है, ब्राह्मण थे और श्रमिक थे और क्षत्रिय जो राज्य करते थे। तीसरा जो तीन अन्य संप्रदाय थे उसमें तीर्थक और आजीवक व निर्गत यानी जैन, ठीक है, जैन धर्म का भी वहाँ उस समय प्रचार प्रसार काफी हो गया था। तो वो जैन जो निर्ग्रंथ माने गए हैं वो जैन माने गए हैं, ठीक है। तो तीन संप्रदाय अन्य संप्रदाय थे। अशोक के समय में सर्वाधिक लोकप्रिय एवं सशक्त धर्म बौद्ध धर्म था, क्योंकि उन्होंने बौद्ध धर्म मान लिया था अशोक ने। तो उस समय जो धर्म था मौर्य काल में तो बौद्ध धर्म था, जिसका अशोक ने अत्यंत प्रचार व प्रसार किया, ठीक है। इतनी बात है, अशोक ने बौद्ध धर्म को अच्छी तरह से माना तो इन्होंने प्रचार प्रसार इसका काफ़ी ज़्यादा किया। और बात आती है उसी की समय की, तो अशोक के समय ही तृतीय बौद्ध संधि थी। अगर एक क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि तृतीय बौद्ध संधि किसके समय हुई थी, तो आप लिखेंगे अशोक के समय, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आ जाता है, आप नोट कर लीजिए, इसको हाईलाइट कर लीजिए, आप नोट कर लीजिए। यहाँ से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि अशोक के समय तृतीय बौद्ध संधि किसके समय हुई थी, तो किसके समय हुई थी, अशोक के समय। इस प्रकार अशोक के समय बौद्ध धर्म ही राज्य का प्रमुख धर्म बन गया था। तो बात आती है यहाँ पर कि जो अशोक के समय धर्म था और राज्य का जो धर्म था तो वो कौन सा धर्म था, तो बौद्ध धर्म ही प्रमुख धर्म माना गया है अशोक के समय। क्योंकि एक युद्ध कर रहे थे जब अशोक, तो उसके बाद उसको पता हुआ कि इतने सारे लोगों की मृत्यु हो गई, इतने नरसंहार हुआ, तो उसके बाद उसने अपने शस्त्र डाल दिए, ठीक है। इसके लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि अशोक अगर शस्त्र न डालता तो भाई एक जो आगे आक्रमण हुए वो आक्रमण ना होते। इसमें बहुत सारी चर्चाएं आगे करेंगे, इस पर डिस्कस करेंगे, ठीक है, इतिहास है। तो समय बौद्ध धर्म ही प्रमुख माना जाता था, ठीक है। तो बात आई आपकी इस प्रकार अशोक ने समय बौद्ध धर्म ही राज्य का प्रमुख धर्म बन गया था। तो बात आती है आगे की, तो आगे चर्चा करेंगे इस प्रकार से। देखिए उत्तर वैदिक धार्मिक स्थिति का जो वर्णन यहाँ पे देखा गया है, मैंने एक फोटो के माध्यम से आपको दर्शाने की कोशिश करी है। तो यहाँ देख लीजिए कि वहाँ पर वेद और उत्तर वैदिक में जो धर्मी स्थिति थी, तो वेद पढ़े जाते थे, यज्ञ किए जाते थे, बौद्ध धर्म के पहले की बात है। बाकी अशोक ने जब बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया तो ये चीज कम हो गई, ठीक है। अब बात आती है चंद्रगुप्त के जीवन परिचय की, इस पे बारे में चर्चा करेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य का परिचय शॉर्ट में समझेंगे। इनकी प्रारंभिक जीवन के संबंध अनेक मत हैं। कुछ विद्वानों के अनुसार यह मगध के राजा मनंद महापद्मनंद की शूद्र रानी मुर्रा से उत्पन्न वर्ण संकर पुत्र था। कई जगह जो किंवदंती है कह सकते हैं, या फिर जो कई विद्वानों का मत है वह यह है कि जो मगध के राजा थे पद्मनंद की उनकी शूद्र रानी थी मुर्रा। मुरा मुरा से उत्पन्न जो वर्ण संकर पुत्र था वो वह था चंद्रगुप्त, ठीक है। आपका मुरा इनकी माता थी, इस प्रकार कहा जाता था। अब इसके लिए इसकी माँ मुरा के नाम पर चंद्रगुप्त के वंश का नाम मौर्य या मौर्य भी पड़ा, ये चीज आती है। उसके बाद बौद्ध साहित्य कहता है आपका कि बौद्ध साहित्य के अनुसार अगर देखें तो चंद्रगुप्त का जन्म मौर्य नाम के क्षत्रिय वंश में हुआ था। इसी मौर्य से मौर्य बना, ठीक है, क्या बना, इसी मौर्य से मौर्य बना। तो बात कई प्रकार की किंवदंतियां हैं, अक्सर इन लोगों के बारे में ऐसी रहा है, क्योंकि बाद में जब ये प्रसिद्ध हो जाते थे तो इनके वर्णन होता था। उस समय इनका जो बचपन का काल था या इनके जन्म स्थान थे, इस समय उनका वर्णन नहीं हो पाता था, ठीक है। तो इस प्रकार से आप पढ़ेंगे। और उसके बाद आता है क्या होगा, जब ये हो गया उनका जीवन परिचय। अगर बात करें उसके आगे की तो मगध राज में नौकरी और चाणक्य से मुलाकात किस प्रकार हुई, इसके बारे में चर्चा करेंगे। अनुश्रुति के अनुसार देखें तो मगध के नंदवंशी राजा की यहाँ चंद्रगुप्त नौकरी करते थे। क्या करते थे, चंद्रगुप्त नौकरी करते थे, और अपनी योग्यता के बल पर वहाँ वह सेनापति के महत्वपूर्ण पद पर भी पहुंच गए थे, ठीक है। लेकिन उसकी नंदराज से ना बनी तो बदला लेने की तैयारी कर रहा था। उस समय क्या हुआ कि नंदराज से किसी बात को कहा सुनी होगी, तो नंदराज से नहीं बनती थी, वहीं पर नौकरी करता था, सेनापति के महत्वपूर्ण पद पर भी था, ठीक है। तो मगध राज्य को छोड़ने के लिए विवश भी हो गया था चंद्रगुप्त, और उसने राजा से भाई जो नंदवंशी राजा था वहाँ उनसे ठन गई और उन पर आक्रमण करने की योजना बनाई, ठीक है। और उसी समय उसकी भेंट चाणक्य या विष्णुगुप्त नामक ब्राह्मण से हुई। चाणक्य या विष्णुगुप्त या कौटिल्य उन्हीं को कहते हैं, जो खुद भी चंद्रगुप्त की भांति मगध के शासक से असंतुष्ट था। तो चंद्रगुप्त की भांति विष्णुगुप्त या चाणक्य भी असंतुष्ट था। अब बात आती है जब कहते नहीं चोर चोर मौसेरे भाई, अब भाई दुश्मन का दुश्मन दुश्मन ही होता है, तो सेम इसी प्रकार यहाँ पर हुआ। तो दोनों ने मिलकर मगध पर आक्रमण करने की योजना बना डाली। भाई वो भेंट हो गई और उनसे दोस्ती हो गई, तो मगध के शासक से वो भी असंतुष्ट
असंतुष्ट थे और ये भी थे, ठीक है, दोनों की दुश्मनी थी। तो दोनों में आक्रमण बनाने की योजना डाल दी। अब बात आती है आपका तीसरा, जो मगध राज्य पर आक्रमण में विफलता किस प्रकार से हुई। इन्होंने आक्रमण तो किया और विफल भी हो गए, बाद में सफल भी हुए, लेकिन उसके पहले एक बार विफल हो गए। तो किस प्रकार से हुए। चंद्रगुप्त व चाणक्य की सम्मिलित योजना के प्रारंभ में सफल न हो सकी। युद्ध में इतनी गहरी हार उठानी पड़ी कि प्राण रक्षा के मगध छोड़कर भागना पड़ा, ठीक है, प्राण रक्षा करने के लिए मगध छोड़कर जाना पड़ा। तो क्या हुआ कि जो इन्होंने क्या किया कि चंद्रगुप्त और चाणक्य की जो सम्मिलित योजना बनी थी, उन्होंने साम्राज्य के केंद्र भाग अर्थात मगध पर ही सबसे पहले आक्रमण किया। भाई मगध पर ही आक्रमण किया, क्योंकि जो वहां का राजा हुआ करता था नंदराज, उनसे बनती नहीं थी, तो मगध पहले हड़पने की कोशिश की, वहां पर आक्रमण किया, लेकिन आक्रमण में विफल हुए। राजनीति अच्छी नहीं होने के कारण, या कह सकते हैं कि एक कूटनीति अच्छी नहीं होने के कारण वह विफल हो गए। तो मुँह की खानी पड़ी, तो छोड़कर भागना पड़ा, क्योंकि प्राणों की रक्षा करनी थी। आगे अगर इंसान जिंदा रहेगा तो आगे भी आक्रमण कर लेगा, ठीक है। उन्हें अपनी गलती भी महसूस हो गई और केंद्र को जीतने का प्रयत्न छोड़कर उन्होंने सर्वप्रथम क्या किया कि मगध से सीमावर्ती प्रदेशों को जीतने की कोशिश करी। जो मगध के सीमावर्ती प्रदेश थे उनको जीतने की कोशिश की। इस इरादे से उन्होंने उत्तर पथ की ओर प्रस्थान किया। अब बात आती है आपकी उत्तर पथ की ओर की प्रस्थान करने के लिए, तो इन्होंने उत्तर पथ की ओर प्रस्थान किया। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है कि यहाँ पर उत्तर पथ में उनकी थोड़ा जूम इन कर देता हूँ, ठीक है। तो उत्तर पथ यहाँ पर सिकंदर से मुलाकात भी होती है। आपका सिकंदर है, ये चंद्रगुप्त मौर्य है। तो इस प्रकार मुलाकात भी होती है। ये दृश्य काफी पुराना है, ठीक है। बात आती है उत्तर पथ में सिकंदर की भेंट किस प्रकार हुई। चाणक्य को उत्तरापथ की राजनीतिक स्थिति का ठीक ठाक परिज्ञान था, अच्छा से नॉलेज थी। तो इस समय उत्तरापथ के छोटे छोटे राज्यों को रौंदता हुआ सिकंदर भी आगे बढ़ रहा था, ठीक है। अतः वहां की विसंकृतता का पूरा लाभ उठाना चाहता था आपका कौटल, ठीक है। अतः चाणक्य और चंद्रगुप्त ने यह समझकर उससे भेंट की इन राज्यों को जीतने के बाद सिकंदर वापस लौट जाएगा। हालांकि ऐसा नहीं हुआ, बाद में लौटा। उसके लिए कुछ इतिहासकारों का यह भी मानना है कि चंद्रगुप्त के बाद जो चंद्रगुप्त का व्यवहार था उसके द्वारा वो असंतुष्ट हो गया था सिकंदर, और उसकी मंत्रणा पर ध्यान देने से इनकार कर दिया था। लेकिन फिर भी सिकंदर की भेंट हुई, क्योंकि जस्टिन और प्लूटार्क जो दो यूनानी लेखक थे उन्होंने स्पष्ट रूप से लिखा है कि सिकंदर और चंद्रगुप्त मौर्य की भेंट का उल्लेख किया गया हो। अब बात आती है आपकी कि कल क्या होगा। तो कल हम लोग देखेंगे जो सिकंदर का आक्रमण कैसे हुआ, बौद्ध संगतियाँ महासंगतियाँ क्या रही, और और तो अशोक का धम्म में अशोक के बारे में पूरा पढ़ेंगे। तो आपको वीडियो कैसी लगी लाइक करके जरूर बताइए, ठीक है। अगर आप हमारे पर नए हैं तो इंस्टाग्राम पर एग्जाम सिटी ऑफिशियल ज्वाइन हो कर सकते हैं सोशल हैंडल्स, और फेसबुक पर भी लाइक कर सकते हैं। टेलीग्राम एग्जाम सिटी स्क्वाड के नाम से ये दिया गया है, जहाँ पर आपको PDF बेहतरीन ये जो नोट्स हैं इसके द्वारा प्रदान की जाएगी। तो प्रतिदिन रात में कर दी जाती है। साथ ही अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, और वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, जिससे आगे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहे और आप लोग भी इन वीडियो का लाइव उठा पाएँ, ठीक है, आपके मित्र भी उठा पाएँ। चलिए फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। सभी लोग लाइव क्लास में आया करिए और समय पर आइए। बाकी क्लासेस आज निरंतर लगातार होंगी। सुबह की वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा की क्लास 10 बजे नहीं हो पाई है, उसके लिए खेद है, टेक्निक इशू थे, ठीक है, जो क्लियर हो गए हैं। और आगे भी क्लास निरंतर रहेगी, तो सब लोग ज्वाइन करिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।